मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर से हम फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का मीनिंग क्लियर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं और फिजिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है और हम 11th और 12th में फिजिक्स के बारे में क्या पढ़ाई करने वाले हैं। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ द साइंस। ओके, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एटसेट्रा, मेनी ब्रांचेस आर देयर। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो एक्चुअल साइंस के मीनिंग पहले क्लियर करते हैं हम। जैसे साइंस। ओके स्टूडेंट्स, अब साइंस ये वर्ड कैसे तैयार हुआ है? मेन जो ओरिजिनल वर्ड है लैटिन वर्ड साइंसिया। ओके, अब इसका मीनिंग होता है टू नो, पता करना, मालूम करना, टू नो। मतलब साइंस का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी इन ऑर्डर टू नो द नेचर, यूनिवर्स और जीवन के बारे में जानना साइंटिफिक तरीके से। दैट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। अब फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। वैसे ये वर्ड ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, जिसका मीनिंग होता है नेचर। ओके, फ्यूजिस ये ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग क्या होता है? नेचर। अब देखिए दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का मीनिंग क्या होता है? टू नो। एंड फिजिक्स का मतलब ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, जिसका मीनिंग होता है ग्रीक लैंग्वेज में नेचर, निसर्ग, नेचर। ओके, टू नो द नेचर इज नथिंग बट फिजिक्स। और यही साइंस का भी मीनिंग होता है। तो इसका मतलब साइंस की डेफिनेशन या फिजिक्स की डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? टू नो द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, और वो भी कैसे? साइंटिफिक तरीके से। सो फिजिक्स की डेफिनेशन हम यहां पर लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज the systematic study of nature and natural phenomena, right? The systematic study of nature and natural phenomena is called physics. ये short definition यहाँ पर लिखी मैंने। So what is the definition of physics and science? The study of nature and natural phenomena. Okay students, अब यहाँ पर नेचर और दूसरा पार्ट है नेचुरल phenomena। मतलब नेचर को पता करना, उसके बारे में जानना, और जो नेचर में डिफरेंट नेचुरल phenomena हो रहे उसके बारे में पता करना, ये मकसद है। ये दैट इज द एम ऑफ साइंस, और ये फिजिक्स का एम है यहाँ पर। ओके, अब नेचर एंड नेचुरल phenomena, वैसे फिजिक्स में एक बेसिक यूनिवर्सल इक्वेशन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, ये नाम तो सुना होगा ना आपने, अल्बर्ट आइंस्टाइन, फेमस फिजिसिस्ट। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस इक्वेशन है, देखिए, पता है आपको, जिसमें एनर्जी मास रिलेशन है। यस, E इज इक्वल टू mc²। ये इक्वेशन आपने बहुत बार कहीं पर देखा होगा। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन इनका फेमस इक्वेशन है, एंड दिस इज द बेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का भी ये यूनिवर्सल बेसिक इक्वेशन है। देखिए, इससे हम फिजिक्स का मीनिंग बहुत आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट? इस इक्वेशन में E का मीनिंग होता है एनर्जी, देन m का मतलब मास, एंड c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, एयर, ओके, दोनों मीडियम में कांस्टेंट होती है, एंड इट इज, आपको पता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम? इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन वैक्यूम और एयर। एयर और वैक्यूम दोनों में इसकी वैल्यू सेम होगी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन में ये c
मतलब स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल टर्म्स कौन से होंगे? एनर्जी एंड मास। ओके स्टूडेंट्स, अब एनर्जी का मीनिंग आपको क्लियर है। व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। ओके, सो इन नेचर मेनी नेचुरल फिनोमेना आर गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, तो इनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी जरूरी है। ओके, सो एनर्जी का मीनिंग क्लियर आपको, द एबिलिटी टू परफॉर्म एनी नेचुरल फिनोमेनन और एनी वर्क। अब मास, ओके, किस चीज को मास होता है? दैट एनी ऑब्जेक्ट, एनी सब्सटेंस हैज मास। व्हाई? फॉर एग्जांपल दिस इज मार्कर पेन, तो ये प्लास्टिक मटेरियल से बना है। ओके, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स इस पार्टिकल से बना है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट व्हिच हैज मास। तो मास का मतलब क्या होता है? कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। नाउ दैट इज आल्सो नोन एज मैटर, राइट? जिस किसी ऑब्जेक्ट को मास होता है, मतलब एनी ऑब्जेक्ट, एनी सब्सटेंस हैज मास, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। देखिए ह्यूज साइज, जैसे स्टार, अर्थ, मास ऑफ द अर्थ बहुत ज्यादा होता है, 6 × 10⁻24 kg मास ऑफ द जुपिटर। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो पार्टिकल्स भी, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनको भी मास होता है। तो मास रेंज बहुत ज्यादा है। मैटर हैज मास, तो हम मास को मैटर ऐसा कंसीडर करते हैं यहाँ पर। सो अगर इस इक्वेशन को हम बेस बनाते हैं, इंपॉर्टेंट इक्वेशन फिजिक्स के अंदर, ओके, दिस इज यूनिवर्सल बेसिक इक्वेशन इन फिजिक्स। So whole universe is made up of matter and energy, right student? Matter and energy, right? Matter और energy से ये पूरा यूनिवर्स बना है, right student? अब matter किसे कहेंगे हम? The matter has mass, okay? नो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मास है, दैट ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज सम स्पेस, सो इट हैज वॉल्यूम। सो मैटर को वॉल्यूम होता है, देन इट इज विजिबल। ओके, अगर ह्यूज साइज है, नॉर्मल साइज, ह्यूज साइज, तो हम उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर साइज बहुत कम है, जैसे माइक्रो साइज, तो उसको देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते हैं। मतलब जिस किसी मैटर को मास है, मतलब उसको हम देख सकते हैं, सो इट इज विजिबल। सो दीज आर द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर, एनी ऑब्जेक्ट व्हिच हैज मास, वॉल्यूम एंड इट इज विजिबल। तो देखिए सराउंडिंग टू अस देयर आर मेनी थिंग्स, जैसे रिवर, रॉक, बिल्डिंग्स, birds, animals, human beings. There are many things, living and non-living things. Okay, all belongs to matter. Because हर एक हम देख सकते हैं, हर एक को मास है, that it has volume, and all things are visible. So the things which are visible around us belongs to nature. This is the nature. Okay, so हम इस matter को nature भी कह सकते हैं। तो इनके बारे में हमें पढ़ाई करनी है, जानना है। ओके, टू नो द नेचर। देखिए, टू नो द नेचर इज द पार्ट ऑफ साइंस। ओके, तो इस तरह से नेचर का मीनिंग क्लियर हो रहा है। नाउ देखिए, जैसे मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की, वैसे एनर्जी के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे देखिए, एनर्जी हैज नो मास, energy has no mass, and as energy has no mass, it does not occupy any volume in the space, so no volume, right students? And if energy has no mass, it occupies no volume in the space, that means it is invisible. तो एनर्जी इनविजिबल होती है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप्स, कुछ एनर्जी के टाइप्स मुझे बताइए जो आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी,
इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके, मैग्नेटिक एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ओके, potential energy, kinetic energy combinedly known as mechanical energy, then chemical energy, उसके बाद thermal energy, thermal energy is known as also heat energy, thermal energy, atomic energy, atomic energy, nuclear energy, etc. There are many types of energy, okay, this wind energy, solar energy, these are different types of energies. अब देखिए, energy has no mass, no volume and they are invisible. देखिए for example light, light energy, इसको हम देख पाते हैं क्या? नहीं, because लाइट के वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ध्यान से सुनिए, कैन वी सी द लाइट? नो, वी कैन नॉट सी द लाइट, बट बिकॉज ऑफ लाइट वी कैन सी एवरीथिंग अराउंड अस। लाइट की वजह से हम हर एक ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। जैसे आपको ये पता है, देखिए यहाँ पर मार्कर पेन, तो इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, राइट? लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद दैट लाइट एंटर अवर आई लेंस, ह्यूमन आई, ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस होने के कारण इट कन्वर्ट्स रेज ऑन रेटिना और उसकी वजह से हम इमेज या ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, राइट? ये फिनोमेना आपको पता है। तो इसका मतलब लाइट को हम नहीं देख पाते, लेकिन लाइट की वजह से हम नेचर देख पाते, सराउंडिंग देख पाते, ठीक है ना? वैसे साउंड एनर्जी, देखिए साउंड एनर्जी हम देख पाते हैं क्या? नहीं, लेकिन ईयर की वजह से हम उसको महसूस कर सकते हैं। आई इज द मेन सेंसिबल ऑर्गन टू नो अबाउट द लाइट। लाइट सेंसिबल होता है ना, आई, वैसे ईयर साउंड सेंसिबल होता है। देखिए 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, है ना? तो देखिए आई दैट सेंसिबल टू लाइट एनर्जी, ईयर सेंसिबल टू साउंड एनर्जी, ओके। तो ये डिफरेंट सेंस ऑर्गन है, इसके वजह से हम नेचर देख पाते हैं। मतलब these 5 organs are gateway to the outward, इसके वजह से हम आउटवर्ड को कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है आपको? आईज, ईयर, इसके वजह से हम आउटवर्ड देख सकते हैं। अगर आईज, ईयर खराब हो जाते हैं किसी कारण, तो हम वर्ड नहीं देख पाते। तो ये यहाँ पर, ओके। देन इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हम नहीं देख पाते बिकॉज इट इज इनविजिबल, ओके। तो दैट इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी कंडक्टर, अगर उसको महसूस करना है तो टच करना पड़ेगा, दैट इज वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक, ओके। ऐसा नहीं करना है यहाँ पर, ओके। सो ऑल दिस टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर इनविजिबल, ये ध्यान रखिए। मतलब पूरा जो यूनिवर्स है दैट इज मेड फ्रॉम मैटर एंड एनर्जी, राइट स्टूडेंट? तो दिस इज द नेचर। अब जो भी मैटर्स है, मतलब जो भी हम सराउंडिंग में देख पाते हैं, दैट इज, इसका जो हम पढ़ाई करते हैं, ओके, वी स्टडी दिस नेचर एंड दैट इज नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ओके। ये फिजिक्स का पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो देखिए जब हम मैटर के बारे में जानते हैं, पढ़ाई करते हैं, सो दैट बिलोंग्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिक्स का पूरा पार्ट यहां पर आ जाता है, काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एटसेट्रा। तो ये फिजिक्स का पार्ट है यहाँ पर, ओके। और कुछ टॉपिक फिजिक्स में एनर्जी से रिलेटेड है, जैसे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उसमें लाइट एनर्जी के बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, ओके, वेव मोशन, इसमें साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ टॉपिक्स है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ाई करने वाले, ओके। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं।
मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये आ जाता है। ओके, थर्मल जैसे थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब फिजिक्स के अंदर यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, यही तो पढ़ने वाले हैं ना। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। तो यही फिजिक्स है। देखिए 11th और 12th का सिलेबस इसके बाहर नहीं है, और जो हायर एजुकेशन है फिजिक्स में वहां पर भी ओके सिलेबस इसके बाहर नहीं है। मतलब फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं कि मैटर और एनर्जी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और एक पार्ट यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ तक आ गए हम द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ओके, तो नेचर मतलब यूनिवर्स पूरा मैटर और एनर्जी से बना है। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए नेचुरल फेनोमेना मतलब क्या होता है। थर्ड पार्ट यहाँ पर नेचुरल फेनोमेनॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल फेनोमेना। कौन कौन से 3? नंबर 1 देखिए एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास। यही इक्वेशन यहां पर बेस है देखिए, बिकॉज सी तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। सो एनर्जी का मास में कंटिन्यूअसली चेंज होता है, कन्वर्ट होता है। दिस इज वन नेचुरल फेनोमेना। सेकंड नेचुरल फेनोमेना मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ओके, एंड थर्ड वन इज that one kind of energy convert into another kind of energy। देखिए फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू नेचर में यही 3 नेचुरल फिनोमेना होते रहते हैं, जैसे कि एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास। ऐसे बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना है जहां पर एनर्जी का कन्वर्जन मास में होता है, मास का कन्वर्जन एनर्जी में होता है, एंड एनर्जी वन एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी, वन एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर एनर्जी। ओके, देखिए जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयन हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में करते हैं? हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी में करते हैं। ओके, अगर बल्ब है तो बल्ब दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो टेलीविजन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी इसके एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगे। जैसे वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, बट इज व्हिच काइंड ऑफ एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर उसको अलाउ करते हैं हम अंडर द ग्रेविटी, तो दैट वाटर स्टोर्ड इन डैम नाउ इज फॉलिंग फ्रीली, सो इट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। उसके वजह से टरबाइन रोटेट होता है, मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, और जनरेटर एक्टिवेट होने के बाद फिर उसका कन्वर्जन किस में होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो वन काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, जैसे यहाँ पर अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, तो केमिकल एनर्जी स्टोर इन माय बॉडी नाउ कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स। तो ऐसे नेचुरल फेनोमेना बहुत सारे होते हैं इन सराउंडिंग दैट जिसमें कि एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। नो, मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ऐसे तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें मास यूटिलाइज हो जाता है, उसका कन्वर्जन किस में होता है? एनर्जी में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 किलोग्राम कोल कंसीडर करते हैं, ओके 1 किलोग्राम कोल कंसीडर करते हैं, तो आफ्टर बर्निंग क्या होगा? तो ड्यूरिंग बर्निंग पहले उसका कन्वर्जन लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में होता है। राइट स्टूडेंट, अब पूरा बर्न होने के बाद उसका मास उतना ही रहेगा क्या? 1 किलोग्राम? नहीं, कम हो जाएगा। इसका मतलब मास का कन्वर्जन किस में हुआ है? एनर्जी में। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है जिसमें मास यूटिलाइज होता है और उसका कन्वर्जन एनर्जी में होता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन है ना, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस है, न्यूक्लियर रिएक्शंस है जिसमें मास का कन्वर्जन एनर्जी में होता है। और फर्स्ट एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास। अब ये नेचुरल फेनोमेना ऐसी है जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होता है और उसका कन्वर्जन मास में होता है, मतलब मैटर क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसमें क्या होता है? सोलर एनर्जी
ट्रीज यूज करते हैं, ग्रीन लीव्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड, दैट इज क्लोरोफिल सी, है ना। क्लोरोफिल सी क्या करते हैं, दैट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी, उससे फ्रूट बनता है। और फ्रूट बनता है मतलब दैट इट हैज मास, इट ऑक्युपाइज सम वॉल्यूम एंड इट इज विजिबल, तो एनर्जी का कन्वर्जन मैटर में हुआ ना। तो दैट इज, ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस नेचुरली यहाँ पर होते हैं। सो इसका मतलब अब देखिए कि साइंस का मीनिंग हमने क्या देखा है, टू नो, पता करना, जानकारी पता करना, ओके। फिजिक्स का मतलब नेचर, तो नेचर के बारे में जानना, टू नो द नेचर। अब इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी थी फिजिक्स की, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनॉन्स, ओके। नेचर मतलब मैटर और एनर्जी से बना है, ओके। हम उसे नेचर कहते हैं जो हमें दिखाई देता है सराउंडिंग टू अस, सो दैट इज नेचर। तो नेचर मतलब यहाँ पर देखिए मैटर और एनर्जी से बना होता है। एंड व्हाट इज नेचुरल फिनोमेनॉन्स, जिसमें मैटर का कन्वर्जन, एनर्जी का कन्वर्जन, मैटर और वन काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी, दिस इज ऑल फिजिक्स एंड नेचर, राइट स्टूडेंट। तो देखिए अब ये जो डेफिनेशन है इसका और मीनिंग क्या होता है फिजिक्स में। अब फिजिक्स की डेफिनेशन अगर हम करते हैं यहाँ पर, दिस इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, ओके। अब स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, यही मीनिंग यहाँ पर भी होता है, लेकिन हमने क्या किया, नेचर नेचुरल फिनोमेना मतलब एनर्जी मैटर और एनर्जी मैटर इंटरेक्शन। अब देखिए फिजिक्स की डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। यहां पर डेफिनेशन कैसे होगी, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ये स्पेसिफिक डेफिनेशन फिजिक्स की होती है। देखिए मैटर एनर्जी मतलब नेचर का पार्ट हो गया ना, एंड देयर इंटरेक्शन मतलब नेचुरल फिनोमेना। मतलब अब स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स क्या होगी, द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, ओके। दिस इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। अब देखिए यही डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक आ गया, स्पेसिफिकनेस यहाँ पर आ जाता है फिजिक्स के बारे में, ओके। जैसे अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है तो वही डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, लेकिन वहां पर क्या होगा, स्पेसिफिक, द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर एंड केमिकल रिएक्शंस, ओके। अगर बायोलॉजी की डेफिनेशन हम करते हैं तो वहां पर भी यही डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, लेकिन स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी, द स्टडी ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। अगर लिविंग थिंग्स है तो फिर वहां पर प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर नेचुरल फिनोमेना, ओके। मतलब नेचर एक ही है लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। फिजिक्स अगर नेचर की तरफ देखता है तो कैसे देखेगा, ये पूरा नेचर एनर्जी मैटर से बना है और उसका इंटरेक्शन चल रहा है वहां पर, राइट, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फिनोमेना। अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम तो यहाँ सब एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ओके, मिक्सचर्स और उनके केमिकल रिएक्शन नजर आएंगे। अगर पॉइंट ऑफ बायोलॉजी से अगर हम नेचर की तरफ देखते हैं तो क्या होगा, नेचर हमें कैसा अपीयर होगा, लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ओके, और उससे रिलेटेड कुछ नेचुरल फिनोमेना है, ओके। सो दिस इज नेचर, मतलब देखने का नजरिया अलग है। अगर हम यहाँ पर अब देखिए फिजिक्स, ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम फिक्स करते हैं तो हमें नेचर कैसा अपीयर होगा, द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको ये मीनिंग क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पर कि फिजिक्स में हमें क्या पढ़ाई करनी है। तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, मतलब मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। अब पूरा यूनिवर्स यहाँ पर फिजिक्स की पढ़ाई करने वाले हैं। तो इसमें स्कोप क्या है, देखिए स्कोप ऑफ फिजिक्स, ओके। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब क्या होता है कि इस नेचर में, यूनिवर्स में हम फिजिक्स की पढ़ाई कहां तक कर सकते हैं, उसकी रेंज मतलब स्कोप, ठीक है। तो अगर हम साइज
वाइज देखते हैं तो साइज ऑफ न्यूक्लियस हमें पता है, न्यूक्लियस सबसे स्मॉल होता है। ओके, तो न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, एटम मॉलिक्यूल्स, तो वी नो दैट एटम स्ट्रक्चर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस साइज कितनी होती है, दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻14 मीटर। ओके, ये कम से कम साइज होगी जिसकी हम पढ़ाई करने वाले। और दूसरी साइज ऑफ यूनिवर्स कितनी होगी, तो साइज ऑफ यूनिवर्स है 10⁻26 मीटर, तो दैट इज द रेंज ऑफ साइज। ओके, दिस इज रेंज ऑफ साइज। नाउ अब मास की रेंज हम देख सकते हैं। ओके, देखिए सबसे लाइट पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, जिसका मास हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। एक्चुअल मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, तो 0.91 इंटू 10⁻30। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10⁻30 किलोग्राम, राइट। अब यूनिवर्स सबसे बड़ा है। ओके, तो पूरे यूनिवर्स का मास कितना हो सकता है, द मास ऑफ यूनिवर्स एस्टिमेटेड इट इज अबाउट 10⁻55 kg, इतना मास होता है, एस्टिमेटेड मास है ये पूरा। ओके, और टाइम वाइज अगर हम देखते हैं सबसे कम टाइम, ओके, जैसे द टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस द न्यूक्लियर डिस्टेंस इट इज अबाउट 10⁻22 सेकंड। ओके, और बड़ा ड्यूरेशन अगर देखना है, लार्ज ड्यूरेशन अगर देखना है, तो दैट इज लाइफ टाइम ऑफ सन, इट इज अबाउट 10⁻18 सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने फिजिक्स का मीनिंग क्लियर किया है। ओके, तो फिजिक्स में सिलेबस कौन सा होगा, इसके बाहर तो सिलेबस नहीं होगा। तो फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, और ये स्कोप ऑफ फिजिक्स है। अब फिजिक्स का इंपॉर्टेंस सोसाइटी में या फिर अदर सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। Okay students, now we will discuss some more points here जिसमें फिजिक्स यूज़ होता है। जैसे नंबर 1, when we walk or run, our motion is part of laws of mechanics and thermodynamics. We eat food which undergoes chemical reactions producing heat energy which is converted into mechanical energy. Use of refrigerator, pressure cooker, washing machines, television, music system, computers, etc. are all designed on the principle of physics. When we speak, we produce sound properties of which like pitch and intensity are studied in physics. Electricity that we use in our household is a gift of physics. Automobiles designs is based on physics. Okay. Now, various importance of physics to man and the society. Physics improve health. Neurologists see how energy flows inside the brain to see where problems could be occurring. Physics connect the world. Development of internet, telecommunication from radio waves to fiber optics, etc. Physics improved technology, semiconductors and magnetism in order to build processors and disks even smaller and denser. Physics drives progress, improved transportation indirectly in everything from what material to build cars, of how to build efficient engines to navigating using the global positioning system, etc. Nowadays, we can see everywhere there is physics in our modern life and society.